नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज़। मैं हूं विवेक पाठक। और हालात जो देश में बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कोरोना महामारी ने आज देश की आर्थिक व्यवस्था और किसानों से लेकर जो श्रमिक हैं, वो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी चुनौती लोगों के बीच में रखी हुई है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आज जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जनता की इस मुसीबत के समय में आज ये माना जा सकता है कि ये जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद कहीं ना कहीं उनके लिए देवदूत से कम साबित नहीं हो रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए रीवा से सांसद जनार्दन जी हमारे साथ मौजूद हैं। खुद जनार्दन जी, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लोगों के लिए मास्क बना रहे हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हुए जनार्दन जी। बहुत बहुत स्वागत है जनार्दन जी आपका। जी जी जी। जिस तरह से दिखाई दे रहा है सर कैमरे के पर, आप मशीन, सिलाई मशीन के साथ हैं और मास्क बना रहे हैं सर। जी हाँ, यहीं पर अब ये 5 अप्रैल से शुरू किया है, तो लगातार प्रतिदिन इस काम को कर रहे हैं। एक दिन तो 26 घंटे लगातार इसी सीट पर बैठ के केवल बाथरूम जाने का काम किया है, बाकी तो किया है, और हमारे साथी भी कर रहे हैं। इसका असर मेरे पूरे जिले में पड़ा है। एक अभियान सा चल गया है, और अमूमन जिनको मैं जानता हूँ, जिनको नहीं भी जानता, वो समझ में आ रहा है कि तो घर घर में इस मुहिम का फायदा मिला है। तो सर, जो तो हालात बने ये हुए हैं, समझ में हालांकि आया। सरकारी मशीनरी का एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था, चुनौती था, जिस तरह से देखा जा रहा था कि जो मास्क हैं, जो सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजर्स हैं, वो जनता के बीच तक पहुंचाना है। सर, जिस तरह का संदेश आप जैसे जो सांसद जब दे रहे हैं, तो सर जनता के बीच में इसका जो है सार्थक असर क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो इसका हमारे पूरे जिले में मास्क पहनने का या क्या गोछा लगाने का काम हुआ है। और आप अगर गांव तक में जाएंगे तो लोग बकायदे, अब पूरा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80 से 90% लोग या तो मास्क पहने हुए हैं या गोछे से मुंह ढके हुए हैं। इसका असर इतना पड़ा है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ग्रामीण और परिवेश में जो स्थितियां हैं सर, वो बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। सर, जिस तरह से हाँ, प्रधानमंत्री इसमें नरेंद्र मोदी ने जो राहत पैकेज का जो घोषणा की थी, उसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से कल और परसों में खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवार और खासतौर से जो सूक्ष्म और जो ग्रामीण उद्योग हैं, उनके लिए सर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राहत जो कैटेगराइज किया है इस पैकेज के साथ में। अगर रीवा की बात की जाए तो सर, इस राहत जो पैकेज की जो जो उसका असर है, वो मजदूरों और जो किसानों के लिए किस हद तक जो है सर कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित रूप से ये जो बेचारे दूसरे शहरों में काम करते थे, गांव में आए हैं, उनके लिए रोजगार की समस्या एक कठिनाई के तौर पर आएगी, खासकर बरसात के सीजन में। और इस तरह से जो निर्णय लिया गया है इनको राशन देने का काम, तो निश्चित इनकी भूख की जो समस्या है वो समाप्त होगी। दूसरा, किसानों का जहां तक सवाल है, तो किसान तो अपना लोन ले करके और इसको बढ़ाने का काम, खेती के विभिन्न, केवल अनाज से अब काम चलने वाला नहीं है, अनाज के अलावा भी सब्जी है, दूध है, इसको भी बढ़ाना होगा। और इस तरह से इस डेयरी सेक्टर को या कि फल के उत्पादन को, सब्जियों के उत्पादन को इस पैकेज से बहुत लाभ मिलेगा और इसका विस्तार होगा। ये कहीं ना कहीं सर ये माना जा सकता है कि जो स्थितियां जो निचले स्तर पर जो काम कारगर लोग हैं, उनके लिए सर वो बहुत बड़ी जो है सहायता के तौर पे देखा जाएगा। और आर्थिक चुनौतियां जो देखी रही हैं अभी कोरोना महामारी के जो है स्थितियों में, कहीं ना कहीं उनको एक तरह से माना जा सकता है कि अमृत दान की तरह से जो उनको जो है ये राहत पैकेज काम करने वाला है। निश्चित रूप से ये जो शहर के लोग हैं, या कि जो पहले समझते थे कि ये हिंदुस्तान में सब हरा हरा है, आज ये हिंदुस्तान की सही तस्वीर सामने आई है कि 15 से 20 करोड़ लोग किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। और जब मोदी जी इन लोगों की सहायता की बात करते थे, तो तमाम अखबारों में, टीवी चैनलों में, बुद्धिजीवी वर्ग के आपस में गोष्ठियों में इन सब चीजों की कहीं न कहीं एक दबी आलोचना होती थी। लेकिन आज अब ये दिखाई पड़ा है कि मोदी जी ने जिस तरह से गरीबों के लिए शुरू से आते ही 14 से काम शुरू किया, वो सही थे। और आज भी अभी देश में 15 से 20 करोड़ लोग सड़कों में किस तरह से जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, आज वो तस्वीर, हिंदुस्तान की सही तस्वीर सामने आई है। और ये जो राहत पैकेज दिया गया है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, वो तो साहब, जैसा आपने जिस शब्द का प्रयोग किया, अमृत, वो अमृत के अलावा और कुछ है नहीं।
सर, अगर जनप्रतिनिधि के तौर पे बात की जाए, आप सांसद है रीवा जैसी स्थितियों में, सर मध्य प्रदेश में हालात जो है कोरोना को लेकर बहुत गंभीर नजर आने लगे थे। सरकार की भी कहीं ना कहीं जो है विपक्ष ने पूरी घेर कर जो है उसे चुनौती तक दे डाली थी कि सरकार जो है किसी भी स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जो हालातों को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। आज जो हालात हैं सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कितना असर दिखाई दिया है सरकार के कामों का? शुरू से तो देखिए, कोरोना संकट जो आया है वो शिवराज जी या कि वर्तमान प्रदेश सरकार के बहुत पहले से है। तो उस समय तो कोई तैयारी, एक नाम मात्र की तैयारी नहीं हुई। पुरानी का सरकार के जो मुखिया थे वो तो वहाँ नृत्य में मशगूल थे। इंदौर में आपने देखा होगा, दिखाया भी होगा लोगों को। अब यहाँ से जब से नई सरकार आई, शिवराज सिंह की सरकार आई, तब से लगातार वो दिन रात। और मेरा जिला तो डंपिंग जिला है, पूरे प्रदेश से लोग आकर के, महाराष्ट्र वाला आएगा तो यहीं से जा रहा है, बिहार वाला यहीं से जा रहा है, यूपी वाला भी यहीं से जा रहा है। लेकिन इतनी 20-20 हजारों का मेला, आज हमारे यहाँ 6 नई ट्रेनें आ रही की सवारी आ रही है। कम से कम 40 से 50 बसें आ रही हैं विभिन्न प्रांतों के लिए। उनको ले जाना, उनको उनकी व्यवस्था करना, उनकी स्क्रीनिंग करना, उनके नाश्ते की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से हमारा ये डंपिंग जिला होने के बावजूद भी अभी बहुत कुछ सुरक्षित है। और केवल 3 मरीजों की यहाँ चिकित्सा हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है। कुछ संदिग्ध अभी 11 पाए गए हैं, लेकिन वो हमको ऐसा लगता है कि वो भी पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी नहीं आएगी। तो हम अपने जिले की बात करते हैं, अगर देखें तो मुझको लगता है कि प्रदेश सरकार ने 100 का 100% अपना योगदान दिया है। सर, प्रवासी मजदूर खासतौर से रीवा जो जिला है सर आपका, वहाँ से भी, वहाँ के भी कई सारे जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में और तमाम अन्य राज्यों में फंसे हुए थे। ऐसी स्थिति में वहाँ से जब वापस लौट के आए हैं तो उनके लिए रोजगार और उनके स्वास्थ्य की जो स्थितियाँ हैं वो कैसे सर चुनौती जो देख रही है सरकार, और खासतौर से आप वहाँ सांसद हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को? निश्चित रूप से अभी तो वो सब क्वारंटाइन में है, 14-15 दिन तो उनकी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन उसके बाद जब वो अपने घरों में आएंगे और 4 से 10 दिन के बाद उनको काम की आवश्यकता पड़ेगी। और उसकी संरचना बना लिया है पंचायत स्तर पर। ये 25-30 लोग हैं, 40 लोग हैं, 50 लोग हैं। तो इतने लोगों को काम देने की व्यवस्था यहाँ हर पंचायत स्तर पर, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है। और जैसे जैसे काम की आवश्यकता होगी वो काम इनको मिलेगा। आप निश्चित रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ, अपने जिले के लोगों, हमारे जिले में तो कोई एक आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसको काम न मिले। जी, ये रोजगार देने की जो गारंटी है, जो सुनिश्चित किया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सर, प्रधान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिला और हर नया जो एक प्रोडक्ट देने की बात की है हर जिले से स्वदेशी पॉलिसी के तहत। अब मध्य प्रदेश में सर क्या इसका जो है स्वदेशी पॉलिसी का जो असर दिखाई देगा लोगों के बीच में, रोजगार और कहीं ना कहीं स्वदेशी स्थितियों को जो मजबूत करने की जो दिशा में? निश्चित रूप से मैं आपको बताते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि केंद्र सरकार ने टमाटर, आलू और प्याज, इन 3 जिनसों के बारे में जिले वाइज एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। मुझसे भी पूछा गया था कि आपके जिले में कौन सा उत्पादन है, तो हमने बताया था कि प्याज का उत्पादक जिला हमारा है। तो उस तरह से मैं समझता हूँ कि अब वो जो नई नीति आ रही है उसमें प्याज का पाउडर, प्याज की क्रीम, प्याज के संरक्षण का जो उपाय है वो सब कुछ होगा। और हमारा जो प्याज सड़ जाता था 6 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए में किलो बेचने में, प्रदेश सरकार ने, यहाँ जब शिवराज जी की पहले की वाली सरकार थी तो उसने 8 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए किलो प्याज खरीदने का काम किया था। लेकिन वो एक कम बहुत ही 2 रुपए, 1.5 रुपए मार्जिन मिला था किसानों को। अब ये जब नई नीति जो आई है और छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगेंगे प्याज के पाउडर बनाने के, प्याज की क्रीम बनाने के, प्याज के और सारे उत्पाद बनाने के, तो निश्चित रूप से उसका हमारे जिले को बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं तो उसको थोड़ा बढ़ाते हुए मैं कहूंगा, मैं मुझसे कई लोगों ने जब पूछा तो मैं आज ये कह सकता हूं कि गांधी जी का स्वदेशी नई तकनीक और नए स्वरूप में, नए मॉडल के रूप में ये आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है वो आएगा और गांधी जी का सपना पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी जी। सर, वन नेशन वन राशन कार्ड की भी शुरुआत की कल घोषणा की है देश के वित्त मंत्री ने। कितना कारगर साबित होगा ये आपकी नज़र में?
बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो पहले रमन सरकार ने इस काम को किया था और वो प्रयास चल रहा था कि जो मॉडल छत्तीसगढ़ का है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। और अब उसके उस प्रयोग को देखते हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये बहुत ही सफल होगा। और हमारा प्रदेश चूँकि छत्तीसगढ़ का पहले हम सब एक ही थे, आना-जाना लोगों का हमारे यहाँ से तो हज़ारों लोग वहाँ छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मज़दूरी करते हैं। उन सब लोगों का जो अनुभव है उसके आधार पर जो जानकारी हमें है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वन नेशन वन राशन कार्ड बिल्कुल 100% सफल होगा। और इससे इन गरीब मज़दूरों को जो आज यहाँ आए हैं, जब कहीं कल बाहर जाएँगे काम के लिए, तो वो राशन कार्ड इनके काम आएगा, राशन इनके काम आएगा और इनके परिवारों को एक तृप्ति का अनुभव होगा। सर, वैश्विक स्थितियों को देखते हुए तो लगता है कि जब तक कोरोना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जो है वो ट्रेडिंग बेसिस पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं जा सकते दूसरे देशों के साथ। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन वैल्यूएशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा और जो मैन पावर है उसको वेल ट्रेन करके जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो यहाँ कहीं ना कहीं जो है आप उत्पाद करने की जो है कहीं ना कहीं चुनौती जो है सामने दिखाई देगी। उसके लिए कितना तैयार है निश्चित आपकी रूप से श्रमिक है, वो निश्चित रूप कितना से तैयार है? मैं अब इस मशीन के माध्यम जो ये विचार आया हमको, जहां से सहायता मिली, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र। सबसे पहले मैं जब हमको मशीन की आवश्यकता हुई, मैंने मशीन कभी मैंने चलाया नहीं था, हमारे घर में भी नहीं थी। मैं तो एक बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, अभी भी हमारे घर में इस तरह के कोई औजार नहीं है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का आया कि चलो वहां देखते हैं। वहां से मशीन लिया, वहां के बच्चों के साथ बात की, फिर इसकी ट्रेनिंग ली हमने और फिर ये काम शुरू किया। तो आज सिलाई के सेक्टर में ही अगर देखें तो कितना बड़ा स्किल हमारे पास मौजूद है। हमारे जिले में तो अगर हम कहें तो ये जो बच्चे सीख करके कौशल विकास केंद्र से कम 700 बच्चे अब तक ये सिलाई सीख चुके हैं। उनको कहीं 3000, 5000, 7000 के काम मिल रहा था उनको। लेकिन अगर ये हब इस तरह से आज हिंदुस्तानी कंपनियों का प्रयोग शुरू होगा, उनके जो उत्पाद हैं उनका उपयोग जब शुरू होगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जिले से कम 2500-3000 सिलाई कारीगर इस तरह से उभरेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बन सकेगी। तो सर, लोकल को वोकल देने वाली जो बात है उसका भी असर जो है सामने दिखाई देगा इस तरह से तो? निश्चित रूप से मैं तो बता रहा हूँ आपको कि हमारे जिले में कम से कम 3000, 2500-3000 सिलाई कारीगर निकलेंगे जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे सिद्ध हो सकते हैं। और बस थोड़ा सा उनको 10-15 दिन का काम सीखना लगेगा। बाकी सब कुछ मालूम है, क्या डिजाइन है, किस डिजाइन की मांग है, किस डिजाइन की लोगों को आवश्यकता है। बस डिजाइन सीखने की जरूरत है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब सर, जो हालात हैं वो क्या नज़र आ रहे हैं? जो स्थितियां हैं, देश लॉकडाउन 4 की तरफ जा रहा है। क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम ये मान सकते हैं कि अब जो आर्थिक इकाइयां हैं आप उनको भी दोबारा से, आप चूंकि राहत पैकेज है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, क्या राज्यों की और देश के अंदर जो स्थितियां हैं आर्थिक इकाइयों की, अब उनको दोबारा से रिवाइव करने की इजाज़त मिल जाएगी इस लॉकडाउन 4 में? मिलना चाहिए। अब बाकी प्रदेश, हर प्रदेश का अपना अपना स्थिति है। प्रदेश के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने राय लेकर के प्रदेशों के दृष्टि से काम करेंगे और एक जो सर्वसम्मति निर्णय होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। और करना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोगों को आप पूरे देश को बिना काम के नहीं रख सकते। तो जीना पड़ेगा इसके साथ, जीना इसी के साथ है, मरना इसी के साथ है। मरना तो महीने 2 महीने में सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 3 महीने ज्यादा से ज्यादा अगस्त सितंबर तक ये सब स्थितियां करीब करीब सामान्य होंगी। पर जीना तो इसी के साथ पड़ेगा और सालों, 1 आध साल 2 साल तो इसके साथ रहना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा एक्सटेंशन करना पड़ेगा इन लोगों को अपने यूनिट में। और वो सब, ये सब जितना जिस तरह का पैकेज आया है, जो इनको संबल मिला है, आधार मिला है आत्मनिर्भरता का, ये इकाइयां आत्मनिर्भर होकर के काम शुरू करेंगी, मुझको पूरा भरोसा है। सर, आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं सर। मास्क तो खैर आप ही बना रहे हैं सर, आप ही बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन पीपी किट हमारे देश में हमारा युवा कब तक बनाएगा और कब तक इसकी शुरुआत होनी चाहिए? बनेगा सर, देखिए ना, पहले तो एक भी नहीं बनती थी, आज अब 2 लाख बन रही है।
तो अब वो 2 लाख जो संस्थाएं बना रही हैं वो दूसरा भी काम करेंगे, उनका दूसरा काम था। तो जब मैं मास्क बना सकता हूँ तो मैं पीपी किट भी बना सकता हूँ और इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी और अपन करेंगे ये। प्रधानमंत्री, मैं तो बात करूंगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों में पीपी किट बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, वो बनेगा सर। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। पूरे देश को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहें, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ है। अभी कल मैं देख रहा था कि वो जो स्टिक है बनाने की, वो 2-2, 3-3 लाख स्टिक बन रही हैं। तो ये तो नई चीजें हैं। नए अभी जो स्टिक हमारे यहाँ नहीं बनती थी वो बन रही है, पीपी किट नहीं बनता था वो बन रही है। टेस्टिंग सेंटर नहीं थे, हमारे यहाँ भी टेस्टिंग यूनिट खुली है। कल्पना आप कर सकते हैं कि पुणे के अलावा कहीं कुछ था नहीं और 250 से ऊपर टेस्टिंग सेंटर बन गए हैं। तो ये इस तरह से बनेगा। बिल्कुल आपके माध्यम से मैं सबको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि बनेगा बनेगा बनेगा, हम बढ़ेंगे। सर, तो ये भी मान लिया जाए कि पीपी किट को अब कौशल विकास केंद्रों का जो एक नया स्टडी पैटर्न में शामिल किया जाएगा। मैं निश्चित रूप से इसकी मांग करूंगा और मैं समझता हूं कि इस पर सरकार पॉजिटिव निर्णय लेगी। जी सर, आखिर में सर चलते चलते सिर्फ अपने जनसत्य न्यूज़ के जो दर्शक हैं उसके लिए सर एक आपकी तरफ से संदेश चाहता हूं, जिसमें कि कोरोना महामारी से निपटने और देश के जो हालात हैं उसको लेकर एक संदेश सर मैं उम्मीद करता हूं आपसे जनसत्य न्यूज़ के दर्शकों के लिए। मास्क पहने, अगौछा से कुल मिला के अपना चेहरा ढक के रखें और सामाजिक दूरी बना करके रखें और सकारात्मक सोचें। अब मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैंने कभी मशीन छुआ तक नहीं था। जब लगा कि नहीं हमको कुछ करना है, तो इससे हमको केवल जनसेवा पर नहीं, हमको निजी फायदा हुआ कि मेरी दिनचर्या नियमित हुई और एक मास्क से अगर मैं किसी को देता हूं तो मन खुशी से झूम उठता कि अरे यार चलो, एक आदमी की एक सांस को तो संरक्षित करने का काम हुआ। हर कोई अपने आसपास कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढ ले, बिल्कुल उनके बगल में ही काम कोई विद्यमान है, बना बैठा हुआ है, बस सोचने की और उसको साकार रूप देने की जरूरत है। इसलिए हर आदमी सकारात्मक सोचे, सामाजिक दूरी बना करके रखे और चेहरा ढक के रखे। चलिए सर, जनार्दन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनसत्य न्यूज़ पर जी अपने जी, धन्यवाद। इम्पोर्टेंट समय दिया, अपने विचार रखे और उम्मीद करते हैं जो आपकी जो अपील है वो जनता तक ज़रूर पहुंचेगी। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो आर्थिक परिवेश की जो स्थितियों को मजबूत करने की दिशा में जो भारत बढ़ रहा है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम इस महामारी से उभर कर आ पाएंगे और हमारे देश की फिर से जिस तरह से जो पहचान है सोने की चिड़िया वो हम वापस पा सकते हैं और देश में जो सपना था जो विकास का, जो आर्थिक दर की जो उम्मीद हम कर रहे थे वो वापस उसी दूरी पर वापस उसे कामयाबी के साथ पाते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनार्दन जी। तो ये थे हमारे साथ रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा, जिसपे साफ तौर पर आपने खुद देखा कि वो एक मशीन के साथ, सिलाई मशीन के साथ खुद एक मास्क बनाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। कई दिनों से वो मास्क बना रहे हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि के तौर पर जो स्थितियां हैं वो हर व्यक्ति उदाहरण पेश कर रहा है आज जनता के बीच में कि हमें कोरोना से लंबे वक्त तक लड़ना होगा, उससे जीतना होगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो सैनिटाइजेशन है इसके साथ जीने की अपनी एक जीवन शैली में आदत डालनी पड़ेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस विशेष प्रस्तुति में अगर आपको हमारी विशेष प्रस्तुति ये पसंद आई हो तो आप फेसबुक पर आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जनसत्य न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पर हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।